Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Akifa's Commerce Classes. So in the last video, I explained the journal entries in English. So this video will entirely be in Hindi. So the last video that I uploaded, wherein I had solved 15 transactions. So today I will explain them in Hindi. So let's start. तो पहला ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी ₹10,000, रेंट 6,000, वेजेस 4,000 बाय कैश। मतलब हमने सैलरी 10,000, रेंट 6,000 और वेजेस 4,000 दिया है और ये हमने जो पेमेंट किया है वो हमने कैश में किया है। तो हमें पता है कि सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है और जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। और कैश जो है वो क्या है, वो रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे हमें पता है कि इस एग्जाम्पल में हमारे एक्सपेंसेस कौन से हुए, सैलरी, रेंट और वेजेस। तो ये तीनों को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 6,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश ₹20,000 और नरेशन होगा बीइंग सैलरी, रेंट एंड वेजेस पेड इन कैश। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹30,000। तो हमें पहले इस ट्रांजैक्शन को समझना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो सैलरी जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। ओके, हमें पता है कि सैलरी एक एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो हमने एक करंट ईयर में मतलब एक साल में हमने पे करना था, लेकिन हमने अभी तक उसे पे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इवन अगर हमने उसे पे नहीं किया है फिर भी हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 30,000 और 30,000, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, मतलब वो सैलरी जो हमने अभी तक पे नहीं किया है पर हमें वो पे करना है। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। नेक्स्ट जो है वो है पेड टू हैसम ₹2,000 इन कैश एंड ₹4,000 बाई चेक। तो पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हैसम को हमने कुछ पैसे दिए हैं। तो वो पैसे जो हमने दिए हैं हमने उसे थोड़ा कैश दिया है और थोड़ा हमने उसे चेक से दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि जो हैसम है वो रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड टू हैसम, तो हैसम कौन हुआ, रिसीवर। तो हैसम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो हैसम अकाउंट है वो डेबिट में आएगा। और नीचे क्या है, कैश अकाउंट और बैंक आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी चेक आएगा तो हमें क्या लिखना है, बैंक लिखना है। तो पैसे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, हैसम अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 2,000 टू बैंक अकाउंट 4,000 और इसका नरेशन होगा बीइंग पेमेंट मेड टू हैसम इन चेक एंड इन कैश। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन से। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राज ₹2 lakhs एट अ ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। ये ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि हमने राज को गुड्स बेचा था, ठीक है, और वो गुड्स की कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपए, और इस पर हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का और उसे कैश डिस्काउंट दिया हमने 5% का, ठीक है। तो अभी हमें क्या याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट हम तब देते हैं जब कोई हमारे पास से एक बल्क क्वांटिटी परचेज करता है। ओके, बल्क क्वांटिटी मतलब एक बहुत सारा क्वांटिटी में कोई हमसे कोई चीज़ खरीदता है तब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और हमें ये याद रखना होता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट है वो क्या है, वो हम कब देते हैं, वो हम कस्टमर्स को तब देते हैं जब कस्टमर्स हमें टाइमली पेमेंट करता है, मतलब जब जो कस्टमर है वो हमें सही टाइम पे पेमेंट देता है। ओके, और जो कैश डिस्काउंट है उसे हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या देखना है, हमने गुड्स राज को सेल किया है, तो राज कौन हुआ, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। अभी उसके आगे लेकिन क्या है, आगे ये लिखा हुआ है कि हमने उसे डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तभी हम क्या करेंगे, इसे हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना है, जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट दिखाया है। तो टोटल हमने गुड्स कितना बेचा है, टोटल गुड्स है 2 lakhs,
ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20% का, तो जब हम 2 लाख पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमें आता है 40,000। तो ये 40,000 हमें 2 लाख से माइनस करना है और हमें आंसर मिलेगा 1,60,000। तो ये टोटल कैश अमाउंट है, ठीक है। फिर इसमें हमने और कैश डिस्काउंट दिया है 5% का, तो जब 1,60,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,52,000 होगा। तो हमें पैसा टोटल मिला कितना है, 1,52,000। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमने गुड्स कितने में बेचा है, टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, लेकिन हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास पैसे कितने आए हैं, हमारे पास पैसे आए हैं 1,52,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,52,000। और डिस्काउंट अलाउड में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट होगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट, उसमें हम सिर्फ 8,000 लिखेंगे, जो 8,000 कैश डिस्काउंट का है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, तो सिर्फ कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो डिस्काउंट अलाउड में आएगा 8,000 और 2 सेल्स अकाउंट, और 2 सेल्स में आएगा 1,60,000, ठीक है। सो इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 1,52,000, डिस्काउंट अलाउड 8,000, 2 सेल्स अकाउंट 1,60,000, और नरेशन है बीइंग डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5, जो है चार्ज डिप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। तो इसका मतलब यह है कि जो फर्नीचर की कीमत है 50,000, उसमें हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन का मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें डिप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिर में चार्ज करना होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या होता है, ये हमारे लिए एक लॉस होता है, ओके। और हमें पता है कि एक्सपेंसेस जो है वो नॉमिनल होते हैं इन नेचर। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, जब हम कोई एक असेट यूज़ करते हैं हर साल, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है, ओके, तो उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके का एक्सपेंस है हमारे लिए, और हमें पता है कि एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जैसे कि हमें बताया गया है कि फर्नीचर जो है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो हमें कैलकुलेट करना होगा पहले 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ये करने के बाद हमें आंसर आएगा 5,000। सो इसका जो एंट्री होगी वो हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000, और इसका नरेशन होगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट 10%। तो नेक्स्ट 6 ट्रांजेक्शन जो है वो है कैश पेड टू अमित ₹950 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50। तो अभी इस ट्रांजेक्शन में हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो अमित है वो रिसीवर है या गिवर है। तो अमित यहाँ पे क्या है, रिसीवर, तो अमित अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 1,000, और डिस्काउंट हमें क्या है, रिसीव किया है, टू कैश 950 टू डिस्काउंट रिसीव 50, और इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है एक्रूड इनकम, और ब्रैकेट में है इंटरेस्ट ₹10,000। तो हमें याद रखना है कि एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमने एक साल में कमाई है एक अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन वो हमें अभी तक मिली नहीं है, ओके। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में एक अमाउंट जो हमने कमाया है, लेकिन वो हमारे पास हमको अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में हमें कभी ना कभी तो मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक बेनिफिट है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है असेट। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में, और नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। सो नेक्स्ट है हमारा एक ट्रांजैक्शन जो है गुड्स अनइंश्योर्ड बाय फायर 5,000। इसका मतलब ये है कि हमारे जो गुड्स थे जिसकी कीमत थी 5,000, वो कुछ वजह से, जैसे कि आग लगने की वजह से हमारे थोड़े गुड्स जल गए जिसकी कीमत थी 5,000, और जो गुड्स जल गए उसका हमने इंश्योरेंस नहीं किया था। और इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं कंपनी के, सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को छोड़कर बाकी किसी भी वजह के लिए, चाहे अगर गुड्स फायर की वजह से ख़राब हो गए, आग लगने की वजह से, या फिर किसी ने आपके गुड्स चोरी कर लिया, या फिर आपने जो अपने गुड्स है वो फ्री सैंपल्स बांट दिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, या फिर कोई भी रीज़न, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट होगा 5,000 और 5,000, और नरेशन होगा बीइंग लॉस बाय फायर। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है ट्रांजैक्शन नंबर 9, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹10,000।
अब हमें पता है कि ड्राइंग्स मतलब क्या, ड्राइंग्स मतलब जब ओनर बिजनेस से पैसे लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी जो ओनर है वो बिजनेस से कोई भी अमाउंट लेता है तो उस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये एक इनकम है, किसके लिए, ये इनकम है कंपनी के लिए। और ड्राइंग हमें पता है कि एक्सपेंस है, इसलिए ड्राइंग हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। तो इसे हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000, और नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 10 जो है गुड्स वर्थ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ओनली ₹15,000। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना है। इसका मतलब ये है कि हमारे टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 20,000, ओके, और आग लगने की वजह से वो पूरे जल गए, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने हमें सिर्फ 15,000 दिया। मतलब हमारी गुड्स की कीमत कितनी है, 20,000, 20,000 का हमारे गुड्स जल गए, लेकिन कंपनी ने हमें सिर्फ 15,000 का क्लेम दिया, ठीक है। मतलब 5,000 हमें नहीं दिए, तो 5,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और दूसरी बात जो हमें याद रखना है इसमें कि जब भी अगर लॉस बाय फायर या फिर कुछ क्लेम हमें मिल रहा है कोई इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें हमेशा बैंक लिखना है, कैश नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी तो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही डालेगी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आकर तुम्हें कैश अमाउंट नहीं देगी। तो इसका हम लोग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज अकाउंट 20,000, और नरेशन होगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे भी मैंने परचेज अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के अलावा जब भी गुड्स कंपनी के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, वो क्रेडिट में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं 11 ट्रांजेक्शन से, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000, ठीक है। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है, और हर एक्सपेंस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कैपिटल है वो इंक्रीज होता है, तो जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। तो ये कहाँ पे बोला गया है, एक मॉडर्न अप्रोच है, तो उस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और एक बात यह है कि हमें पता है कि कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, ओनर ही कंट्रीब्यूट करता है, तो उसे इंटरेस्ट देने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने ये अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो ओनर है और जो उसका बिजनेस है ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि भले ही पैसे ओनर ने ही दिए हो अपने ही बिजनेस के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस अलग होता है और जो ओनर है उसकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये एक बिजनेस एक्सपेंस होता है। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 5,000, और इसका नरेशन होगा बीइंग कैपिटल चार्ज्ड इंटरेस्ट। तो हमारा 12th ट्रांजेक्शन है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब वो इंश्योरेंस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि वो एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसका जो बेनिफिट है ये हमें फ्यूचर में मिलेगा। और ये कहाँ पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, और नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 13, ओल्ड मशीन इज परचेज एट ₹18,000 एंड 2,000 स्पेंट ऑन रिपेयर्स। इसका मतलब ये है कि हमने एक मशीन खरीदा और वो जो थोड़ी पुरानी मशीन थी तो उसको हमने ख़रीदा है 18,000 में, और उसे थोड़ा रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, तो उस रिपेयर के लिए हम लोग ने उस पर और 2,000 खर्च कर दिया। तो अभी टोटल हमारे कितने पैसे चले गए, 18,000 प्लस 2,000, राइट। तो मशीन की कीमत हम 18,000 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 20,000, क्योंकि हमने 18,000 में भले ही मशीन खरीदी हो लेकिन उससे रिपेयर करने के बाद हमें और 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। तो मशीन क्या हो रहा है, मशीन कंपनी के अंदर आ रही है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, और नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड या बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 14th, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो यहाँ पे 2,000 की चीज़ें एज फ्री सैंपल्स हमने बेच दिया। तो यहाँ पे फ्री सैंपल्स क्यों बेचते हैं, ताकि जो कभी एक प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में तो थोड़े जो कस्टमर्स हैं वो हिचकिचाते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो बिजनेस होते हैं या फिर जो कंपनी होती है वो लोग स्मॉल सेशेट्स बनाते हैं उस चीज़ के और फ्री सैंपल्स जैसे बांटते हैं। तो जब ये फ्री सैंपल्स कस्टमर को मिलता है और वो कस्टमर जब घर जाके इसे इस्तेमाल करता है
तब उन्हें जब अगर वो पसंद आता है तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो जाके उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो भले ही जो पब्लिक है या फिर जो कस्टमर्स है उनको फ्री में चीज़ें मिल गई, लेकिन जो कंपनी है उनको तो कॉस्ट लगा था ना उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में हमें 2000 लगे थे और 2000 के गुड्स हमने ऐसे ही फ्री सैंपल्स दे दिया। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, राइट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और टू परचेज अकाउंट क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब भी गुड्स बाहर जाते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को छोड़कर फॉर एनी अदर रीजन तो हमें परचेज अकाउंट ही लिखना है। तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सहर एट ₹40,000 एंड शी अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग गुड्स कहीं से खरीद रहे हैं। जब हम हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे वहाँ पे हमने सोल्ड गुड्स टू राज, जहाँ पे हमने गुड्स बेचा था, यहाँ पे हमें गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो डिस्काउंट अलाउड था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमें याद रखना है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तभी हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, मतलब किसी को डिस्काउंट दे सकते हैं। और जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है, हमें कोई ना कोई डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, हमें शहर के पास से कुछ खरीदा है गुड्स, ठीक है, जिसकी कीमत है 40,000 और उसने हमें उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाया है कैलकुलेशंस कैसे करना है। सबसे पहले टोटल गुड्स कितने की परचेज किया है, 40,000, तो हमें लिखना है 40,000। फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है, 5%। तो 40,000 का 5% आएगा 2,000, 2,000 को 40,000 से माइनस करना है, आएगा 38,000, ठीक है। फिर हमें कैश डिस्काउंट मिला है 10%, तो हमें 10% किस पे निकालना है, 40,000 पे नहीं, 38,000 पे, ठीक है। 38,000 पे 10% निकाल कर आएगा 3,800। तो ये जो 3,800 हमें मिला है वो हमें 38,000 से माइनस करना है। सो 38,000 माइनस 3,800 आएगा 34,200। तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 38,000, ओके, टू कैश अकाउंट 34,200 और टू डिस्काउंट रिसीव कितना होगा, 3,800। और इसका नरेशन होगा बीइंग ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरे 15 ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो अभी हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करना है। यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया है क्योंकि स्पेस नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे टोटल करना है, ठीक है। तो अब मैंने इन टोटल 3 वीडियोज़ अपलोड किया है जर्नल एंट्रीज़ पे। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी जर्नल एंट्रीज़ पे, और मे बी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो शायद लेजर अकाउंट्स पे रहेगा। तो अगर जर्नल एंट्रीज़ आपको अच्छे से नहीं आती है या फिर आप जर्नल एंट्रीज़ में परफेक्ट नहीं है तो आपको जो लेजर अकाउंट है वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि लेजर अकाउंट पढ़ने से पहले आप जर्नल एंट्रीज़ थोड़े रिवाइज करना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है या कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल दो और मैं उस चीज़ को रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।